जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, संसाधन एवं विकास। ये है प्यारे बच्चों भूगोल का हिस्सा। अब तक हमने YouTube पर जो है इतिहास के 5 अध्याय जो थे पूरे अपलोड कर दिए हैं। आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संसाधन एवं विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्यारे बच्चों। आप इसको अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। आइए हम सबसे पहले कहाँ पर चलेंगे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न पर आइए जरा हम लोग विचार कर लेते हैं, जितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है कि भूमि एक डॉट 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 संसाधन है। तो भूमि कैसा संसाधन है आपको पता है। भूमि क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है, प्राकृतिक। यहाँ पर लिखा है मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि कैसा संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन, यानी इसका जो है प्रकृति ने सृजन किया है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो प्यारे बच्चों मिट्टी कई प्रकार की होती हैं, एक काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना। तो काली, पीली, लैटराइट, ये तो मिट्टी के प्रकार हैं, परंतु सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका सही, घ। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस साल जो है आयोजन हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में सन 1992 ईस्वी में प्यारे बच्चों शिखर सम्मेलन हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी याद कर लीजिए, गुजरात में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। तो पर्वतों पर, पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड साइड में प्यारे बच्चों मृदा अपरदन का एक कारण क्या होता है, हिमनद। पर्वतों पर क्या होता है अपरदन, मिट्टी के कटाव का कारण क्या होता है, हिमनद, यानी बर्फ का फिसलना, और उसी को एक तरह से कह सकते हैं हिमस्खलन प्यारे बच्चों। और दिया है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो विकल्प क्या है प्यारे बच्चों सही, दक्कन के पठार में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में बहुत अधिक जो है प्यारे बच्चों सिंचाई की जाती है, इसकी वजह से जो है उसकी कुछ जो है उर्वरता कम होती जा रही मिट्टी की। तो सबसे पहला जो है विकल्प इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, अधिक सिंचाई का। तो विकल्प कौन सा है, गा वाला, अधिक सिंचाई। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है यानी उत्तम होती है। तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए क्या होती है प्यारे बच्चों, अच्छी होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो अगला है, तो काली मिट्टी आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र साइड में जो है काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ये है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ये 2022-23 में प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में। कहाँ पर की जाती है, उत्तराखंड में। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो सब, पोटास, चूना, फास्फोरस, यानी इनमें सभी। तो विकल्प इनमें से सभी। और अगला है लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी प्यारे बच्चों उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में। किस राज्य में सबसे अधिक कृषि भूमि पर खेती होती है। तो पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा जो है खेती होती है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, हमने बताया था महाराष्ट्र में। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणी विकास से, सतत पोषणी विकास से। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न है लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो लैटराइट मिट्टी हमने बताया था कि चाय की खेती के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो अगला अब जो है प्रश्न है प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर
कि लाल मृदा और लैटराइट मृदा में क्या अंतर है। तो लाल मिट्टी क्या है, इस मृदा में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में। प्यारे बच्चों, इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से यानी चट्टानों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। ठीक है, यह मृदा उर्वर होती है यानी उपजाऊ होती है और कृषि योग्य होती है। लैटराइट मिट्टी आपको बताया ना कि चाय के लिए सबसे बढ़िया होती है मिट्टी। तो यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। इसकी ऊपर की तह प्रायः सख्त होती है। यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है और इसका निर्माण निच्छालन क्रिया से होता है। इसमें बॉक्साइट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। लैटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में अगर हम खाद डाल दें और रासायनिक उर्वरक डाल दें तो खेती कर सकते हैं। अब मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो यानी कि जो हमारे पास संसाधन है उसका हम प्लानिंग किस प्रकार करें, इसके लिए जो है हमको कौन सी प्रक्रियाओं का उल्लेख करना चाहिए, आइए जरा देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन वह कला अथवा तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना, इसके लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना और मापन करना है। दूसरी प्रक्रिया है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो प्यारे बच्चों, अगला एक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो ये है 7वां प्रश्न देखिए। भूमि के ह्रास यानी निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी का कारण क्या है, या कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, या फिर भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो प्यारे बच्चों, आइए जरा देखते हैं मिट्टी के कटाव अथवा भूक्षरण का अर्थ। भूक्षरण का मतलब मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। अब आप सोचिए जरा, अगर मिट्टी का ऊपरी परत जो है खसक के जो है चला जाए, बह जाए, तो उसकी उर्वरा शक्ति तो कम ही हो जाएगी ना, घट जाएगी। दूसरे शब्दों में मिट्टी के ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा और वायु या प्रकरणों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का ह्रास यानी कटाव कहलाता है। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देता है। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि कटाव से प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य भूमि कटाव की समस्या से अत्यधिक प्रभावित हैं। प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम भट्ठा लगवा देते हैं और वहाँ से जो है मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है, या फिर हम जो है घर बनवाते हैं तो उसमें मिट्टी डलवाते हैं, तो उसकी खुदाई के लिए उसमें जो है मिट्टी डालने के लिए हम मंगवाते हैं, है ना। तो इससे भी क्या होता है, ज़्यादा जो है मिट्टी का कटाव होता है। तो जहाँ से मिट्टी खोदा जाता है वहाँ की उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ में बदल जाती है। तो मिट्टी जो है भूमि मिट्टी कटाव के प्रकार क्या हैं। तो पहला कटाव का प्रकार है धरातली या परतदार कटाव, दूसरा कछार वाला कटाव, तीसरा वायु का कटाव। तो धरातली या परतदार कटाव क्या है, तेज मूसलाधार वर्षा के कारण जब धरातल का ऊपरी उत्पादक भाग तेज पानी से बह जाता है तब उसे धरातली या परतदार कटाव कहते हैं। तो आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि अगर बहुत तेज बारिश होती है तो क्या होती है, उसके ऊपर की जो
परत होती है मिट्टी की वो क्या होने लगती है, बहने लगती है ना। तो उसी को बोलते हैं धरातली परतदार कटाव। जैसे अगर हम देखें ये हमारी मिट्टी है, जब इस पर पानी जो है क्या होता है, इस पर पानी जो है जब बरसता है या फिर बहता हुआ पानी आता है तो ये मिट्टी जो है खसक करके बहने लगती है। जब बहने लगेगी तो ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है वो धीरे धीरे इसका क्या होगा, बह जाएगा। जब बह जाएगा तो ये जो खेत बचेगा ये क्या हो जाएगा, कम उपजाऊ वाला हो जाएगा, है ना। तो दूसरा है कछार वाला कटाव। नदियां तथा तेज बहने वाली जलधाराओं के द्वारा जो कटाव होता है उसे कछार वाला कटाव कहते हैं। इसमें मिट्टी कुछ गहराई तक कर जाती है, मतलब अधिक गहराई तक, और भूमि सतह पर नालियां और गड्ढे भी बन जाते हैं। वायु का कटाव कभी कभी तेज हवाओं के कारण होता है। तो तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा धरातल की सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, जो उड़कर अन्य स्थानों पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बना देती है। अब कारण क्या है जरा देख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। तो मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। पहला चीज तो खूब तेज से बारिश अगर होती है, यानी तीव्र एवं मूसलाधार बारिश। दूसरा, नदियों का तीव्र बहाव और उनमें उत्पन्न बाढ़। तीसरा है वनों का अत्यधिक विनाश। यदि हम जंगलों का विनाश करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी जो बहुत तेजी से जो है बहता था वो रोक लेता था जंगल, है ना। लेकिन जब वन नहीं रहेगा तो मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाएगी और वो बहने लगेगा। तो मिट्टी का कटाव भी होगा तो अपरदन की जो है दर तेज हो जाएगी। तो खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना। अगर हम खेत को जोत करके खुला छोड़ देते हैं तो उसके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं। तेज हवाएं चलना, जब तेज हवाएं चलती हैं तो धूल जो है मिट्टी धूल जो है क्या हो जाता है, उड़ उड़ जाता है। जब उड़ जाता है तो दूसरे खेत में चला जाता है, तो जिस खेत से उड़ता है तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, अगर बहुत ज़्यादा हम जो है पशुओं से उस पर क्या करेंगे, चारागाह बना देंगे तो भी जो है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। खेतों पर मेड़ों का ना होना, खेतों पर मेड़ होने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है प्यारे बच्चों। भूमि का अत्यधिक ढालू होना, अगर भूमि बहुत ज़्यादा ढालू है तो अपरदन की दर तेज हो जाएगी। पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होना, कृषि करने के दोषपूर्ण ढंग, जैसे ढालू भूमि पर सीढ़ीदार जुताई न करना, फसलों के हेर फेर के दोषपूर्ण ढंग इत्यादि। तो भूक्षरण रोकने के उपाय को हम जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, वो अगला प्रश्न है क्या, देखिए जरा। अगला प्रश्न है, लिखा है हाँ यहाँ पर, मृदा अपरदन क्या है। देखिए जरा, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। कई बार पेपर में ये पूछा हुआ है। अब देखिए 20 में पूछा है, 21 में, 23 में, 23 में। तो सबसे पहले देख लेंगे मृदा अपरदन। इस चैप्टर का ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। तो मृदा अपरदन, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। भौतिक कारण, जैसे मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है, यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहा कर ले जाती है। तीसरा, पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में मृदा उड़ा कर ले जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। दूसरा है प्यारे बच्चों मानवीय कारक। तो निम्नलिखित कुछ मानवीय कारक भी हैं जो मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है। वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं, है ना। तो कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने के लिए छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में
परिणत कर देते हैं। तो इसका रोकने को उपाय क्या है? आखिर मृदा अपरदन के रोकने के उपाय क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो रोकने के उपाय है कई हैं, जैसे किस तरह से हम रोक सकते हैं प्यारे बच्चों? वनारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से। ठीक है, क्योंकि पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। दूसरा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती काफी विकसित है। सीढ़ीदार खेती करने से क्योंकि ढलान जो है धीरे धीरे कम हो जाता है और मृदा अपरदन की जो दर होती है प्यारे बच्चों वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगला दिया है बड़े खेतों में पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं। इस तरीके की कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पशु चारण पर प्रतिवर्ष प्रतिबंध लगाकर और कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक जो है अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है क्या है कि क्या लिखा है प्यारे बच्चों? मृदा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। या फिर मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए। किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं का विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो पहले मृदा संसाधन होता क्या है? मिट्टी अथवा मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही पौधे विकसित होते हैं जो पृथ्वी के जीव जंतुओं की कई प्रजातियों को भोजन प्रदान करती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। तो मृदा निर्माण के लिए उच्चावच चट्टानें, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव संसाधनों को मुख्य कारक माना जाता है। प्रकृति के कई तत्व मृदा बनने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें तापमान, प्रवाहमान, जल, पवन, हिमनद तथा अपघटन की क्रियाएं शामिल हैं। तो मृदा में होने वाला रासायनिक तथा जैव परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मृदा जैव तथा अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि जो भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अब देखें, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, यानी कि जो मलबा है उससे बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। यह मिट्टी गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी हमने कहा था प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व। अगला है लाल और पीली मिट्टी। तो इस मिट्टी में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है और कहीं कहीं पर पीला भी होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और
पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी यानी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह मिट्टी काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है और आपको पता है प्यारे बच्चों, चाय के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मरुस्थलीय मिट्टी, इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं यानी नमकीन होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। छठा पॉइंट दिया है कि वन मृदा, ये मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपर्दन होता है। प्यारे बच्चों, अगला क्या है? भू संसाधन। तो भू संसाधन क्या है, ये आखिरी प्रश्न जो है हम इसका चर्चा करेंगे। तो भू संसाधन देख लें जरा। मनुष्य भूमि पर रहता है, उसकी सभी आर्थिक क्रियाएं प्रक्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होती हैं और कई रूपों में इसका उपयोग होता है। वस्तुतः भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना। तो हमको भू संसाधन के ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हैं इसका। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही छोटा रहा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। अब जो चैप्टर आने वाले हैं बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं रहेंगे, छोटे छोटे ही वीडियो रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है प्यारे बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में जो है प्रत्येक चैप्टर को कवर कर दूं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उसी की जो है चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था प्रियांशी सिंह ने। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों ने कहा, जैसे नेहा यादव ने कहा, प्रियांशी यादव ने कहा, साफिया बानो, कविता सरोज ने कहा था, कुणाल सरोज, उसके अलावा आदर्श सिंह, क्रांति पटेल, सत्यम पटेल, राजकुमार पटेल जी ने भी कहा था। उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज किया था जितेश यादव ने। जितेश यादव के अलावा रवि पुष्पजीवी का मैसेज आया था कि सर जो है भूगोल के दूसरे चैप्टर का वीडियो बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जो है जल्द से जल्द वीडियो को देखें, शुरू से आखिरी तक देखें और अपने दोस्तों के बीच में भी साझा करें। हम अगला वीडियो जल्द ही जो है अपलोड करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।